सबसे पहला है क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है? माना दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त कहने का मतलब है कि वो खाली नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ अवयव होगा। ए तथा बी है, दो अरिक्त समुच्चय ए और बी है। मान लेते हैं ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू बी। इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको ए और बी के अवयव हैं। तो ये ए जो है ये सेट ए का अवयव है और ये बी जो है सेट बी का अवयव है। इस तरह से तो हम ए और बी लेकर के दो जोड़ा बना सकते हैं। एक ये होगा ए बी और दूसरा होगा बी ए। यही ए बी और बी ए ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ये क्रमित युग्म है, ये भी क्रमित युग्म है। इस क्रमित युग्म में ए पहला अवयव है और इसमें बी पहला अवयव है। इसमें बी दूसरा अवयव है और उसमें ए दूसरा अवयव है। तो दोनों में डिफरेंस है, पहले अवयव और दूसरे अवयव में। तो ये क्रमित युग्म कहलाता है। दूसरा उदाहरण अगर देखें तो 1 2 और 2 1 ये क्रमित युग्म है। इसमें 1 पहला अवयव है और इसमें 1 दूसरा अवयव है। तो किसी भी दो संख्या को लेकर के या दो वस्तु को लेकर क्रमित युग्म बना सकते हैं। इसके बाद अगला होगा क्रमित युग्म की समानता, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। दो क्रमित युग्म A1 B1, ये पहला क्रमित युग्म है A1 B1 तथा A2 B2, ये दूसरा क्रमित युग्म है A2 B2। समान होगा, ये दोनों समान होगा यदि A1 इक्वल टू A2 तथा B1 इक्वल टू B2। तो B1 B2 के समान होगा और A1 A2 के समान होगा, तब ये दोनों क्रमित युग्म समान होंगे। इसके आधार पे हम क्वेश्चंस लेके बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, यदि x + 2 4 तथा 5 2x + y बराबर हो, दो क्रमित युग्म दिखाया है और ये बोला बराबर हो, तो x तथा y का मान ज्ञात करें। ये बोला है कि अगर दो क्रमित युग्म बराबर है तो उसके पहले अवयव आपस में बराबर होंगे और दूसरे अवयव बराबर होंगे। तो यहाँ पर x + 2 4 इक्वल टू है 5 2x + y। इसका अर्थ है कि x + 2 इक्वल टू 5 होगा तथा 4 इक्वल टू 2x + y होगा। तो x + 2 इक्वल टू 5 है, x हो जाएगा 5 - 2, x इक्वल टू हो जाएगा 3। 2x + y इक्वल टू 4 है, 2x + y इक्वल टू 4 है। तो x का मान 3 निकल गया है, तो 2 × 3 + y इक्वल टू 4, 6 + y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू होगा 4 - 6 इक्वल टू -2। तो y का मान -2 निकला और x का मान 3 निकला। ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि 3a - 2
अब b+3 इक्वल टू है 2a - 1 और 3, तो a का मान ज्ञात करें। a तथा a एंड b का मान ज्ञात करें। इस तरह से आपको ज्ञात करना है। उसी आधार पे पहले अवयव को इसको बराबर कर दीजिएगा और इसको बराबर कर दीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो मान होगा वही इसका आंसर होगा। अब है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर रिलेशन समझ नहीं आएगा, और रिलेशन समझ नहीं आएगा तो फिर फंक्शन समझ नहीं आएगा। वैसे ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब ध्यान से देखें। माना ए तथा बी दो औरिक्त समुच्चय है। फिर उसी तरह से तो इसके कार्तीय गुणन को A क्रॉस B से सूचित किया जाता है। तथा A क्रॉस B इक्वल टू होता है सेट ऑफ ऑल AB सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। इसको समझ लीजिए, अगर दो समुच्चय A और B हो तो उसके कार्तीय गुणन को A क्रॉस B से सूचित किया जाता है, तथा ये A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB सच दैट A होगा A का, ये जो A है समुच्चय A वाला होगा, समुच्चय A का होगा, और ये जो B है समुच्चय B का होगा। तो आपको AB के ऑर्डर पेयर के रूप में लिख देना है। A A का रहेगा और B B का रहेगा। एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। माना A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू है 5 6। तो A क्रॉस B लिखने के लिए ऑर्डर पेयर बनाना है। तो A का जो पहला अवयव है 1 और B के पहले अवयव 5 से इसको ऑर्डर पेयर बना दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 5। इसके बाद 1 से इस 6 को ऑर्डर पेयर बनाइए, तो ये हो जाएगा 1 6। अब A के अवयव 1 से इस दोनों को ऑर्डर पेयर बना चुके हैं, अब 2 के साथ बनाते हैं, तो फिर होगा 2 5 और ये होगा 2 6। 2 के साथ बना चुके हैं, अब होगा 3 के साथ 3 5 और 3 6। यही हो गया A क्रॉस B या A और B का कार्तीय गुणन। अगर हम B क्रॉस A करें तो पहले सेट B लिखना होगा। तो सेट B है 5 6 क्रॉस A है 1 2 3। तो अब की बार पहले B का अवयव होगा और बाद में A का अवयव होगा। A क्रॉस B में पहले A का अवयव था, बाद में B का था, तो प्रत्येक अवयव के साथ ऑर्डर पेयर निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 1, 5 से इसका कर दीजिए 5 1, 5 से फिर इसका 2 का तो 5 2, 5 के साथ 3 का तो 5 3, ये 5 के साथ ये तीनों का कट चुके हैं। अब 6 के साथ कीजिए तो 6 1 6 2 और 6 3। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि A क्रॉस B में और B क्रॉस A में कोई समान नहीं है। वो ये 1 5 है और ये 5 1 है, दोनों अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस A। इसे याद रखेंगे, A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। अब एक महत्वपूर्ण उदाहरण जिसका आपको काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि रिलेशन में इसका बहुत
उपयोग है। मान लेते हैं समुच्चय ए में जो अवयव है वो है सीता, राधा। ए में अवयव हैं 3 है, एन ए इक्वल टू है, एन ए इक्वल टू, अगर कोई सेट ए हो उसमें अवयवों की संख्या को एन ए से व्यक्त करते हैं, एन ए इक्वल टू 3 हो गया, एन बी इक्वल टू हो गया 3, और ए क्रॉस बी में जो अवयव है उसकी संख्या एन ए क्रॉस बी इक्वल टू है 9, ये 9 ऑर्डर्ड पेयर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एन ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या इक्वल टू होगा एन ए इंटू एन बी। अब ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब संबंधों की संख्या निकालेंगे, संबंधों की संख्या, तब इसका प्रयोग हुआ, तब इसका यूज किया जाएगा। अगर हमको दूसरा रिलेशन सी इक्वल टू इस तरह से दिया है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और डी इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो एन सी इक्वल टू 5 हो गया, सी में 5 अवयव है, एन डी इक्वल टू भी 5 हो गया। तो अगर एन सी क्रॉस डी निकालना है तो ये हो जाएगा एन सी इंटू एन डी इक्वल टू 5 इंटू 25, ये आंसर हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो पहला नंबर में हम तीर आरेख द्वारा करते हैं। बाय एरो डायग्राम, ये देखिए कैसे करते हैं। माना ए इक्वल टू है 1 2 3, अगले स्लाइड में करते हैं। ए इक्वल टू है 1 2 3 और बी इक्वल टू है 4 5, तो ए क्रॉस बी ये हो जाएगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। अब एक बॉक्स बनाइए, एक सेट बनाइए जिसमें ए होगा और दूसरा बनाइए जिसमें बी होगा। तो ये ए है, ये बी है, इसमें 1 2 3 ये 3 अवयव है और इसमें 4 और 5 2 अवयव है। तो अब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ए क्रॉस बी में, उसमें ए के अवयव को बी के अवयव से मिलाने के लिए तीर से मिला दीजिए। तो एक जो है वो 4 से जुड़ा है, तो इसको 1 को 4 से तीर से मिला दीजिए। फिर एक 5 से जुड़ा है, तो इसको 1 को 5 से इस तरह से तीर से मिला दीजिए। अब 2 4 से जुड़ा है, तो 2 को 4 से मिला दीजिए। 2 5 से जुड़ा है, 2 को 5 से मिला दीजिए। इसी तरह से फिर 3 भी 4 से जुड़ा है, तो इसको 3 को 4 से मिला दीजिए, और ये 3 5 से जुड़ा है, 3 को 5 से मिलाइए। यही एरो डायग्राम कहलाता है। इसमें एरो की तरफ एरो के द्वारा दिखाएं, इसलिए इसको एरो डायग्राम कहते हैं। दूसरा होता है चित्र आरेख द्वारा। बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स और वाई अक्ष बनाते हैं। तो सबसे पहले एक एक्स अक्ष बनाना है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये बिंदु ओ है। अब अगर हमको ए बी पॉइंट को दिखाना है, ए बी ऑर्डर पेयर को दिखाना है, तो इसके लिए हम
x पर बिंदु A को दर्शाते हैं और इससे एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, तो ये एक क्षैतिज रेखा है। और B को दिखाने के लिए y पर B निर्धारित करते हैं और इससे एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन है। और ये B से गुजरने वाला लाइन जो होगा ये क्षैतिज रेखा होगा, तो ये हो गया क्षैतिज रेखा। अब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर मिलता है वो AB होता है, तो ये बिंदु AB है। ये इसी तरह से हम चित्र आरेख द्वारा दर्शाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये मूल बिंदु है। सेट A में 1 2 3 है और B में 3 4 है, तो A क्रॉस B ये हो जाएगा 1 3, इस 1 का 3 से, फिर 1 4, 2 3, 2 4, 3 3, 3 4, यही होगा ना। अब हमको 1 3 दिखाना है, तो x पर 1, ये मान के चलिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसमें भी इसी तरह से 1 2 3 4 तक गए हैं, 1 2 3 4, माइनस में नहीं है तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब 1 3 इसको दर्शाने के लिए 1 से एक वर्टिकल लाइन खींचिए, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए, तो 1 से हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा ये। उसके बाद 3 है, 3 से एक क्षैतिज रेखा खींचिए, तो 3 से हमने क्षैतिज रेखा खींचा, तो ये बिंदु जो है ये 1 3 को व्यक्त करता है। अब 1 4 है, तो ये तो 1 से जाने वाला ऊर्ध्वाधर रेखा है, और अब 4 से क्षैतिज रेखा खींचिए तो ये हो जाएगा 1 4। 2 3 है, तो 2 से क्षैतिज रेखा खींचिए, 2 से गुजरने वाला, तो 2 से गुजरने वाला ये क्षैतिज रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। और अब 3 से गुजरने वाला क्षैतिज रेखा खींचिए, तो ये है 3 से गुजरने वाला, पहले ही खींच चुके हैं, तो ये हमारा बिंदु जो है 2 और 3 को मिला रहा है, तो ये बिंदु होगा 2 3। इसी तरह से फिर यहाँ ये 4 से गुजरने वाला है क्षैतिज रेखा, तो ये हो जाएगा 2 4। अब 3 3 देखना है, तो 3 से फिर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए, तो खींच दिया 3 से, और फिर x के 3 से और y के 3 से भी ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा खींचिए, तो ये हो जाएगा 3 3। फिर इस तरह से 3 4 होगा, तो x पर ये 3 है और y पर ये 4 है, 4 रेखा है, तो ये हो जाएगा 3 4। आप कार्तीय गुणन A क्रॉस B अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। रिलेशन, संबंध पढ़ेंगे, लेकिन इसे पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है उपसमुच्चय का, इंग्लिश में इसको सबसेट कहते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिलेशन के परिभाषा में ही आ जाता है। तो सबसे पहले सबसेट समझते हैं। माना A तथा B दो समुच्चय हैं, मान लेते हैं A और B दो समुच्चय। यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो, तो A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे संकेत में ऐसे लिखा जाता है, ये A सबसेट B कहा जाता है।
तो ये जो हमारा संकेत है ये सबसेट उपसमुच्चय का संकेत है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, यदि A एक सेट है, B भी एक सेट है और A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव है, तो हम कहते हैं कि A B का उपसमुच्चय है और इसे लिखते हैं A सबसेट B। इसी प्रकार से अगर एक समुच्चय D है, दूसरा समुच्चय E है और D का प्रत्येक अवयव अगर E में भी है, तो हम कहते हैं कि D E का सबसेट है और इसे इस तरह से लिखते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए और ये क्लियर हो जाएगा। माना A इक्वल टू 1 2 3 4 और B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देख लीजिए A में अवयव है 1 2 3 4 और B में भी अवयव है 1 2 3 4। तो A का सारा अवयव B में है, तो हम कहते हैं A B का उपसमुच्चय है। अर्थात संकेत में इसको A सबसेट B लिखते हैं। अगर कोई दूसरा सेट E इज इक्वल टू इस प्रकार से हो 4 5 6, तो हम देख सकते हैं कि E के अवयव 4 5 6 भी B के अवयव हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि E सबसेट B हो जाएगा। अगर एक और समुच्चय F इज इक्वल टू 7 8 5 हो, तो अब की बार देखिए F का एक ही अवयव 5 B का अवयव है, इसलिए F B का उपसमुच्चय नहीं है। F का अवयव 7 एवं 8 B में नहीं है, इसलिए F B का उपसमुच्चय नहीं है। तो इसे लिखते हैं F B का उपसमुच्चय नहीं है। अर्थात F नॉट सबसेट ऑफ B। ये समझ में आ गया होगा। अब जिस तरह से संबंध को समझने के लिए सबसेट समझना जरूरी है, उस तरह से संबंधों की संख्या को समझने के लिए सबसेट्स की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या भी समझना जरूरी है। इसलिए अब किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी ये समझते हैं। तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। माना A एक समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या m है। तो A के उपसमुच्चयों की संख्या टू का पावर m होती है, 2 रेज़ टू द पावर m होती है। तो अगर किसी सबसेट A में अवयवों की संख्या m है, तो A के उपसमुच्चयों की संख्या, A के उपसमुच्चयों की संख्या इक्वल टू होती है 2 का पावर m। एग्जाम्पल, माना A इक्वल टू A B C D और E है, तो A के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करें। A के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर व्हाट। तो सॉल्यूशन में हमको सबसे पहले
दिया है ए इक्वल टू ABCDE, तो Na हो गया, 5 अवयव है तो Na की संख्या होगी 5। ए के उपसमुच्चयों की संख्या इक्वल टू 2 का पावर m होती है, तो ये Na इक्वल टू m इक्वल टू 5 है, तो यहाँ होगा 2 का पावर 5 इक्वल टू होगा 32। अब ये कैसे होता है इसे भी देख लेते हैं। तो एक समुच्च A में मानते हैं अवयव है 1 2 3, तो इसके अब उपसमुच्चों की संख्या हमको चाहिए। तो पहला सेट इसमें कंसीडर करते हैं हम, B इक्वल टू मानते हैं, एक ऐसा सेट है जिसमें एक अवयव है, इसको B माना है। C जो सेट है इसमें हम सिर्फ 2 को मानते हैं। D जो सेट है इसमें हम 3 को मानते हैं। E जो सेट है उसमें हम 1 2 को मानते हैं। F सेट में हम 2 3 को मानते हैं। G सेट में हम 1 3 अवयव को मानते हैं, और H सेट में हम 1 2 3 को मानते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो B का अवयव 1 A में भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि B सबसेट है A का। इसी प्रकार से C का भी अवयव 2 A में है, तो C भी सबसेट है A का। D भी सबसेट है A का। E भी सबसेट है, इसका भी अवयव 1 2 इसमें है। F भी सबसेट है, G भी सबसेट है, और H भी सबसेट है। तो ये सारे A के उपसमुच्चय। तो इसको गिनती कर लें, 1 2 3 4 5 6 और 7 हुआ। और एक समुच्चय जो फाय होता है, फाय, या इसको ऐसे सूचित करते हैं, इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये भी किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय फाय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये आपको याद रखना है। तो यह A का भी उपसमुच्चय होगा, प्रत्येक का होता है तो A का भी उपसमुच्चय होगा। इस प्रकार A की उपसमुच्चयों की संख्या हो गई, ये 7 तो पहले से है और 1 है फाय, तो A के उपसमुच्चयों की संख्या हो गई 8। तो A के उपसमुच्चयों की संख्या इक्वल टू हो गई 8। और इसको A में देखिए अवयवों की संख्या है 3, 1 2 3, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे 2 का पावर 3। तो इसी तरह से उपसमुच्चयों की संख्या निकालते हैं। अब हम संबंध की चर्चा करते हैं। संबंध, रिलेशन, परिभाषा देते हैं, डेफिनेशन। माना A तथा B 2 अरिक्त समुच्चय है। तो A क्रॉस B का कोई भी उपसमुच्चय R A से B में संबंध कहलाता है। तो दो समुच्चय हो A और B अरिक्त हो, तो A क्रॉस B का कोई उपसमुच्चय
जिसको हम आर मानेंगे वो ए से बी में संबंध कहलाता है। अब इसका संकेत कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, तब उदाहरण के जरिए क्लियर हो जाएगा। यदि समुच्च ए के अवयव ए समुच्च बी के अवयव बी से संबंध आर के अधीन जुड़ा रहता है तो इसे संकेत में ए आर बी लिखा जाता है तथा इसे ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से ए एक समुच्च है, बी दूसरा समुच्च है, और इसका ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्च आर ए से बी में एक संबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए अब उस उदाहरण की तरफ याद दिलाना चाहते हैं जो हम पिछले वीडियो में बोले थे इसको याद रखने के लिए। तो मान लिया जाए कि ए का जो अवयव है वो है सीता, राधा, पार्वती, याद होगा। बी का जो अवयव है वो है राम, कृष्ण और महादेव। तो ए क्रॉस बी होगा सीताराम, सीता का राम के साथ, फिर सीता कृष्ण के साथ, फिर सीता महादेव के साथ, अब ये सीता का तीनों के साथ हो चुका है। अब राधा का होगा तो राधा राम, राधा कृष्ण, राधा महादेव। अब ए रिलेशन बी इस तरह से परिभाषित करते हैं कि ए बी सच दैट ए बी की पत्नी है। तो अब देखिए ए जो होगा वो पत्नी होगा बी का। तो ऐसा किस किस में है? तो इस रिलेशन आर के लिए जो हम अवयव लिखेंगे, सीता राम की पत्नी है तो ये होगा सीताराम। सीता कृष्ण की पत्नी नहीं, सीता महादेव की पत्नी नहीं, फिर राधा राम की पत्नी नहीं, ये नहीं होगा। राधा कृष्ण की पत्नी है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ होगा राधा कृष्ण। और फिर राधा महादेव की पत्नी नहीं, ये नहीं होगा। पार्वती राम की पत्नी नहीं, पार्वती कृष्ण की पत्नी नहीं, लेकिन पार्वती महादेव की पत्नी है तो ये होगा पार्वती महादेव। तो ये हमारा एक रिलेशन ये आया। अगर हम दूसरा रिलेशन AR1B इस तरह से बनाते, ए बी सच दैट ए बी की पत्नी नहीं है, तो R1 में हो जाता जो जिसकी पत्नी नहीं है, ए अगर बी की पत्नी नहीं होनी है तो फिर हो जाएगा जो हो गया था पिछले में वो नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा सीता कृष्ण, क्योंकि सीता कृष्ण की पत्नी नहीं है, सीता महादेव,
राधा राम, राधा भी राम की पत्नी नहीं, ये राधा राम हो जाएगा। फिर राधा तो कृष्ण की पत्नी है तो ये नहीं होगा। राधा महादेव की पत्नी नहीं है तो ये होगा राधा महादेव। फिर पार्वती राम की पत्नी नहीं है तो ये हो जाएगा पार्वती राम। पार्वती कृष्ण की पत्नी नहीं है तो ये भी हो जाएगा पार्वती कृष्ण। तो इस तरह से रिलेशन बनेगा। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। P इक्वल टू 1 2 3 4 है और Q इक्वल टू है 4 5 6 7 8 और 9 है। हमको P क्रॉस Q निकालना है तो ये थोड़ा बड़ा होगा। तो पहले एक के साथ P का जो पहला अवयव है एक, इसके साथ Q के सारे अवयव को ऑर्डर पेयर निकालिए। इसी तरह से फिर 2 के साथ निकालेंगे, इसी तरह से 3 के साथ, इसी तरह से 4 के साथ। तो हम जल्दी निकाल देते हैं। ये होगा 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। अब 2 के साथ होगा 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9। 3 के साथ होगा 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9। 4 के साथ होगा 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 और 4 9। इतना ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब P से Q में एक संबंध है। R1 इसको मान रहे हैं PQ सच दैट ये पहला अवयव जो होगा उस ऑर्डर पेयर का वो P का होगा और दूसरा जो होगा Q का होगा। सच दैट P इक्वल टू Q/2 ये रिलेशन है। या इसको भाषा में ऐसे कह सकते थे P Q का आधा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन Q ऐसा है जिसमें 2 से भाग देने पर P प्राप्त होता है। और इसको ऐसे समझिए P इक्वल टू Q/2 है तो 2P इक्वल टू Q होना चाहिए। ऐसा किस किस में है। तो इसके लिए अब हम इसमें से सबसेट चुनेंगे। इसमें जो भी अवयव लेंगे उससे एक सबसेट बन जाएगा। तो हम पहला अवयव 2 4 पर विचार करते हैं। 2 4 ये है हमारा P और ये है हमारा Q। तो इसमें इसके लिए 2P इक्वल टू Q होगा क्योंकि 2 × 2 इक्वल टू 4 होगा। तो ये हो जाएगा Q के बराबर, ये यहाँ पे P है। तो इसमें आ जाएगा हमारा 2 4, 2 का दुगुना है 4 और ये Q है। इसी तरह से अब 3 6 होगा, 3 का दुगुना है 6, यही होना चाहिए। Q जो है P का दुगुना होना चाहिए। इसके बाद एक ये होगा 4 8। तो ये हमारा एक रिलेशन हुआ इस तरह से। दूसरा रिलेशन हम इस तरह से बनाते हैं PR to Q इक्वल टू PQ सच दैट P Q से एक कम है। तो अब की बार P Q से एक कम होना चाहिए, अर्थात इसी को ऐसे लिख सकते हैं P + 1 इक्वल टू Q।
ऐसा किस किस ऑर्डर पेयर के लिए होगा जिसमें P में 1 जोड़ देने पर Q के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आप 3 4 को देखिए, 3 P के बदले है 3 और उसमें 1 जोड़ देने पे 4 हो जाएगा। एक ये होगा 3 4, उसके बाद दूसरा होगा 4 5 और इसके बाद कोई नहीं है। ये हो जाएगा हमारा दूसरा रिलेशन R2। तीसरा रिलेशन हम इस तरह से परिभाषित करते हैं PR3Q इक्वल टू PQ सच दैट P स्क्वायर इक्वल टू Q। तो अब की बार जो है Q P का वर्ग है ऐसा कह सकते हैं। तो P का स्क्वायर कर देने पे Q आ जाएगा। इस तरह का हमको ऑर्डर पेयर PQ खोजना है। तो इसे खोजिए, ये R3 नाम रखा है हमने। तो पहला तो हो जाएगा 2 4, ये क्योंकि 2 का स्क्वायर कर देने पे P 2 है, स्क्वायर कर देने पे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4। दूसरा है 3 9 और इसमें कोई नहीं है जिसका स्क्वायर कर देने पे दूसरा अवयव आ जाए, तो ये 3 9। इस तरह से रिलेशन होगा। ऐसे करके आप ढेरों रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो जो रिलेशन होगा वो P क्रॉस Q या का उपसमुच होना चाहिए। तो हम लोग संबंध एवं फलन पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम संबंध को परिभाषित करके कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। आज के वीडियो में ही हम एग्जाम्पल्स ही देंगे ताकि आपको संबंध का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। संबंध फलन का भी आधार है, इसलिए आप इसे अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो फंक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर फंक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे तो आप कैलकुलस को भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कैलकुलस फंक्शन पे आधारित है। तो एक तरह से ये मैथमेटिक्स का मूल आधार है। आप इसे ध्यान से पढ़ें। मान लेते हैं अगला एग्जाम्पल है, माना एक सेट A है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा सेट B है जिसमें अवयवों की संख्या 2 4 16 है। हमको इसमें A से B में संबंध देखना है। इसके लिए सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे। अभी प्रारंभ में हम हर बार A क्रॉस B निकालेंगे, बाद में वैसे ही समझ जाएंगे कि A क्रॉस B में क्या क्या रिजल्ट आने वाला है। तो हम तेज़ी से इसको निकाल देते हैं 1 2। अगर किन्हीं को ये समझ नहीं आता है तो फिर क्रमित युग्म वाला वीडियो देखिए, जिसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं। तो ये A क्रॉस B है। अब हम एक संबंध R इस तरह से परिभाषित करते हैं, A से B में संबंध R इक्वल टू AB का क्रमित युग्म सच दैट A लेस देन B। अब की बार AB क्रमित युग्म A क्रॉस B में से लेना है ताकि A लेस देन B हो। तो हम देखते हैं कि कौन कौन R में आ सकता है, लेकिन उसका A छोटा होना चाहिए B से। तो ये देखिए 1 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 छोटा है 2 से। 1 4 आ जाएगा, 1 भी छोटा है 4 से। 1 6 आ जाएगा, 1 भी छोटा है 6 से। 2 2 नहीं आएगा क्योंकि बराबर है। 2 4 आ जाएगा, 2 छोटा है 4 से। 2 6 भी आ जाएगा। 3 2 नहीं आएगा, 3 बड़ा हो जाता है 2 से। फिर 3 4 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा। 4 2 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, फिर 4 6 आएगा। 5 2 नहीं आएगा, 5 4 नहीं आएगा, 5 6 आ जाएगा। 6 2 6 4 6 6 नहीं आएगा,
7 2 7 4 7 6 ये सब भी नहीं आएगा, तो ये हमारा रिलेशन हुआ आर। अब आप देखेंगे तो आर जो है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। दूसरा रिलेशन ए से बी में संबंध R1 बनाते हैं इस प्रकार से, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है। तो अब देखिए R1 में क्या क्या होगा, अब की बार बराबर होना है तो ये 2 2 हो जाएगा, तो ये है 2 2, 3 3 नहीं है, और इसके बाद 4 4 है, ये यहाँ पे ये 4 4। उसके बाद अगला फिर 6 6 होगा, 6 6 भी है और 6 6 होगा, तो ये रिलेशन हो गया R1। तो ये R एक रिलेशन है, R1 एक रिलेशन है, ऐसे करके और रिलेशन बना सकते हैं। और इन रिलेशनों की संख्या कितनी होगी इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ उदाहरण के जरिए ये समझाना चाह रहे हैं कि रिलेशंस कितने कितने हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर हम आपको ये कह दें कि ए से बी में संबंध आर ए बी सच दैट अंडर रूट ए इज इक्वल टू बी, या इसको ऐसे कह सकते हैं बी ए का वर्गमूल है, अर्थात ए का वर्गमूल बी है, तो आपको रिलेशन बनाना है। आप इसको बनाइए और इसका उत्तर कमेंट में लिखिए। अगर नहीं होगा तो फिर हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा फिर से कर देंगे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि ए इक्वल टू है ए बी सी डी, बी इक्वल टू है पी क्यू आर एस, ये है हमारा ए बी सेट। तो निम्नलिखित में कौन सा ए से बी में संबंध को दर्शाता है? तर्क के साथ उत्तर दीजिए। पहला नंबर में है R1 ए पी बी आर सी एस। दूसरा है R2 इज इक्वल टू, ये Q है, क्यू पी सी एस डी आर, ये हमारा। तीसरा है R3 इक्वल टू ए पी ए क्यू डी पी सी आर और बी आर। चौथा में है R4 है और ये है ए पी क्यू ए बी एस और एस बी। तो ये हमको देखना है कि कौन सा ए से बी में संबंध हो सकता है, कौन सा नहीं। तो सबसे पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ जाएगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, फिर से हम तेज़ी से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा ए पी ए क्यू ए आर ए एस। बी पी बी क्यू बी आर और बी एस
CPU, CQ, CR और CS, हर के बीच में कॉमा होगा। DP, DQ, DR और DS, इस तरह से। अब R1 है AP, BR, CS। अगर ये A क्रॉस B का उपसमुच होगा, अर्थात AP, BR और CS A क्रॉस B में होगा तो रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देख लीजिए AP है, BR भी है और CS भी है, तो ये रिलेशन होगा। चूँकि R1 जो है सबसेट है A क्रॉस B का, इसलिए R1 A से B में एक संबंध होगा। दूसरा है R2 इक्वल टू QP, CS और DR। तो अब देखते हैं QP है, Q A का होना चाहिए, तो A में देखिए Q है ही नहीं, इसलिए इसमें QP नहीं होगा, तो ये नहीं है। CS है, DR है, लेकिन QP नहीं है, तो हम लिखेंगे चूँकि R2 नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि R2 का एक अवयव QP A क्रॉस B में नहीं है, इसलिए R2 A से B में संबंध नहीं है। अब R3 इक्वल टू है AP, AQ, DP, CR और BR। अब ये देखना है कि R3 A क्रॉस B का उपसमुच है, तो AP मिलाते हैं, तो AP है, AQ भी है, DP भी है, CR भी है और BR भी है। तो ये R3, चूँकि R3 सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इसलिए R3 A से B में संबंध है। अब लास्ट है R4 में है AP, QA, BS और SB। तो ये देखते हैं कि अब कौन कौन है। तो AP है, AP यहाँ, QA नहीं है क्योंकि Q A का अवयव होना चाहिए और A में ABCD है, तो ये नहीं है। BS है क्योंकि ये B A का अवयव है और S B का अवयव है, तो ये हो जाएगा, SB है। BS है, SB देख लेते हैं, SB भी नहीं होगा क्योंकि ये A का होना चाहिए जबकि ये B में है। R4 नॉट सबसेट A क्रॉस B, क्योंकि QA तथा SB A क्रॉस B में नहीं है।
इसलिए R4 A से B में संबंध नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। माना R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू W और y इक्वल टू 2x माइनस 4। तो R जो है x से y में रिलेशन है इस प्रकार से कि एक्स वाई होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तथा y इक्वल टू 2x माइनस 4 है। यदि a माइनस 2 बिलोंग्स टू R तथा 4b स्क्वायर बिलोंग्स टू R, तो संबंध R1 इक्वल टू AB ज्ञात करें। अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमको ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करने के लिए हमको A और B ज्ञात करना पड़ेगा, और A और B हमको इस रिलेशन से ज्ञात करना होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए कि R इक्वल टू दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू होल नंबर तथा y इक्वल टू 2x माइनस 4 है। और ये कह रहा है कि a माइनस 2 रिलेशन R में है और 4b स्क्वायर रिलेशन R में है। इसका अर्थ ये है कि x के बदले a होगा और y के बदले माइनस 2 इस रिलेशन का भाग होगा। इसी प्रकार से x के बदले 4 होगा और y के बदले b स्क्वायर होगा, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम लिखते हैं चूँकि a माइनस 2 बिलोंग्स टू R, इसीलिए y इक्वल टू 2x माइनस 4 से y इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस 2, तो ये माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू a माइनस 4। इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 2a, 2 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इससे हमको a निकल गया, अब इससे b निकल जाएगा। पुनः लिखेंगे चूँकि 4b स्क्वायर बिलोंग्स टू R है, ये R का भाग है, रिलेशन में है ये, तो इस समीकरण को ये भी संतुष्ट करेगा। इसलिए y इक्वल टू 2x माइनस 4 से, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 4, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 4, तो b स्क्वायर इक्वल टू होगा 4, तो b इक्वल टू होगा प्लस माइनस 2। तो यहाँ b के दो मान निकले, एक प्लस 2 एक माइनस 2, तो ये हो गया प्लस 2 और माइनस 2। तो हमको अब R1 लिखने के लिए हम अब AB लिखना है हमको, तो A तो 1 हो गया, B एक बार होगा प्लस 2 और दूसरी बार A तो 1 ही रहेगा और B हो जाएगा माइनस 2। तो ये हमारा R1 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माना a इक्वल टू मान लेते हैं हम 2, 3, 4, 5 तथा b इक्वल टू मान लेते हैं 3, 6, 7, 10। दो समुच्चय हैं। यदि a से b में संबंध R निम्नलिखित रूप में परिभाषित हो,
तो R को रोस्टर रूप में लिखिए। R इक्वल टू है AB सच दैट A B को विभाजित करता है। हमको रिलेशन R जो A से B में होगा इस प्रकार से होगा कि A B को विभाजित कर देगा, अर्थात B में A से भागा लग जाएगा। A हमको ज्ञात करना है। रोस्टर रूप से घबराना नहीं है, ये आगे चल के हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी जो रिलेशन लिखते हैं वही रोस्टर रूप है। तो हमको सबसे पहले अब इसका ऑर्डर्ड पेयर निकालना पड़ेगा। तो हम अगले स्लाइड में इसे निकालते हैं। सॉल्यूशन में A इक्वल टू दिया है 2 3 4 5, B इक्वल टू दिया है 3 6 7 10, तो A क्रॉस B जल्दी से 2 3 2 6 2 7 2 10, 3 3 3 6 3 7 3 10, 4 3 4 6 4 7 4 10, 5 3 5 6 5 7 5 10। ये हो गया हमारा A क्रॉस B। अब हमको R जो है A B सच दैट A B को विभाजित करता है। तो हमको देखना है कि A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर में कौन ऐसा है जिसका पहला अवयव दूसरा को विभाजित करता है, अर्थात A B को विभाजित करता है। तो इसे खोजते हैं। 2 3 को विभाजित नहीं कर सकता, 2 6 को विभाजित कर सकता है, 3 मर्तबा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6। इसी को रोस्टर रूप में लिखना कहते हैं, जैसा अभी लिख रहे हैं। 2 7 नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 10 हो जाएगा, 5 मर्तबा डिवाइड हो जाएगा, 2 10 ये हो जाएगा। 3 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 3 7 नहीं होगा, 3 10 नहीं होगा, 3 10 को विभाजित नहीं कर सकता, 4 3 ये नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा, 4 7 नहीं होगा, 4 10 नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 5 7 नहीं होगा, 5 10 हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन R निकल गया, ये आंसर। तो हमें ऐसा है कि ये एग्जाम्पल्स आपको कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद करेगा। आज के वीडियो में हम लोग 2 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है किसी समुच्चय पर संबंध। रिलेशन ऑन ए सेट। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि 2 समुच्चय होंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध पढ़े थे, लेकिन आज हमको एक ही समुच्चय होगा और उसी समुच्चय पर संबंध का मतलब क्या होता है ये पढ़ना है। तो माना ए एक औरिक्त समुच्चय है, तो ए से ए में संबंध समुच्चय ए पर संबंध कहलाता है। तो समुच्चय ए पर संबंध का मतलब होगा ए से ए में होगा। अगर समुच्चय बी पर संबंध होगा तो इसका अर्थ होगा बी से बी में संबंध। अगर समुच्चय सी पर संबंध होगा तो इसका अर्थ होगा
सी से सी में संबंध। तो इस प्रकार यदि R A पर संबंध है तो हम कह सकते हैं कि R सबसेट होगा A क्रॉस A का। अब की बार A से A में ही संबंध है, इसलिए रिलेशन R जो होगा उपसमुच होगा A क्रॉस A का। एक उदाहरण लेके देखते हैं। माना एक सेट A है जिसमें अवयव 1 2 3 है। तो A पर संबंध के लिए हमको पहले A क्रॉस A ज्ञात करना पड़ेगा। तो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, ये इसका ऑर्डर पेयर लगा दीजिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये हमारा A क्रॉस A है। अब कोई रिलेशन R इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 1 2 1 1 3, ये रिलेशन R A से A पर संबंध कहलाता है, क्योंकि 1 1 भी A क्रॉस A का अवयव है, 2 1 भी A क्रॉस A का अवयव है और 1 3 भी A क्रॉस A का अवयव है। तो ये संबंध R जो है, ये रिलेशन R जो है A से A पर संबंध कहलाता है या A पर संबंध कहलाता है, A पर संबंध कहलाता है। आज जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है संबंधों की कुल संख्या। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो कुल कितने संबंध होंगे इसकी संख्या हमको पढ़ना है। माना दो अरिक्त समुच्च A तथा B है, जिनमें अवयवों की संख्या क्रमशः M तथा N है। A में M अवयव है और B में N अवयव है। A से B में संबंधों की कुल संख्या A क्रॉस B में उपसमुच्चों की संख्या के बराबर होगी। चूँकि NA इक्वल टू M है तथा NB इक्वल टू M है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या, ये पहले ही पिछले बता चुके हैं। NA क्रॉस B इक्वल टू NA इंटू NB, तो ये हो जाएगा, ये NAM है और ये N है, तो ये हो जाएगा MN। A क्रॉस B में अवयवों की संख्या हो गई MN। अब हमको A क्रॉस B में उपसमुच्चों की संख्या निकालना है। तो A क्रॉस B के कुल उपसमुच्चों की संख्या इक्वल टू 2 का पावर MN। इसलिए A से B में संबंधों की संख्या, संबंधों की कुल संख्या इक्वल टू होगा 2 का पावर MN। ये याद रखना है।
पिछले वीडियो में हम बता दिए थे, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। 30 मिनट के वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं, तो इसमें थोड़े ही सीख सकिएगा। अगर अच्छा से सीखना है तो पूरा वीडियो को देख करके उसको समझना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर ए में अवयवों की संख्या m हो तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 का पावर m। तो यहाँ a क्रॉस b में अवयवों की संख्या थी mn, तो a क्रॉस b के कुल उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर mn, और यही होगा a से b में संबंधों की कुल संख्या। ये बात हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ हम एक बार फिर से रिकैप करवा दिए। नोट: a पर संबंधों की कुल संख्या। a पर संबंधों का अर्थ है a से a में संबंध, तो a में अवयवों की संख्या m है और b में अवयव की संख्या n है, लेकिन यहाँ a से m है इसलिए n के बदले भी m ही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाए 2 का पावर m इंटू m, तो इसी को लिखेंगे 2 का पावर m स्क्वायर। तो a पर संबंधों की कुल संख्या ये 2 का पावर हो जाएगा m स्क्वायर, जहाँ m a में अवयवों की संख्या है। अब एक प्रश्न लेते हैं। माना a बराबर 1 2 3 4 5, b इक्वल टू 6 7 8, तो a से b में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन में दिया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो n a इक्वल टू हो गया 5। a में नंबर अवयवों की संख्या है 1 2 3 4 5। b दिया है 6 7 8, तो nb हो जाएगा 3। a से b में संबंधों की कुल संख्या, अभी तुरंत फार्मूला बताए हैं 2 का पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 15। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू a b c d, तो a पर संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करें। दिया है a इक्वल टू a b c d, तो n a हो गया 4, इसीलिए a पर संबंधों की संख्या, ये हम बताएं अभी 2 का पावर m स्क्वायर होता है, तो 2 का पावर m के बदले है 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 16। ये आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस दे रहे हैं हम अभी, ये प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए दे रहे हैं, लेकिन जब हम बुक में चलेंगे तो वहाँ एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिटेल में हम समझाएंगे। तो अभी आप लोग इसकी चिंता न करें कि क्वेश्चंस की संख्या कम है, क्वेश्चंस पर्याप्त संख्या में बनाए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में हम लोग फंक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम संबंध का प्रांत एवं परिसर पढ़ेंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। माना कि R A से B में कोई संबंध है, तो R में उपस्थित सभी क्रमित युग्मों का प्रथम सदस्य, यहाँ फंक्शन नहीं होगा, यहाँ रिलेशन होगा,
तो R में उपस्थित सभी क्रमित युग्मों का प्रथम सदस्य संबंध का प्रांत कहलाता है तथा R में उपस्थित सभी क्रमित युग्मों का दूसरा सदस्य संबंध का परिसर या पड़ास, रेंज कहते हैं इंग्लिश में, रेंज कहलाता है। तो R एक रिलेशन है A से B में, तो जितने भी R में ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्रमित युग्म होंगे, उसका पहला सदस्य संबंध का प्रांत कहलाएगा और दूसरा सदस्य संबंध का परिसर या पड़ास कहलाएगा। एक उदाहरण के जरिए देखते हैं। A इक्वल टू है 1 2 3, B इक्वल टू है 4 5 और रिलेशन R जो है A से B में इस प्रकार से है कि 1 4 2 4 3 5 2 5, ये रिलेशन है A से B में। तो R का प्रांत हो जाएगा, ये क्रमित युग्म का पहला अवयव होता है, तो इस क्रमित युग्म का पहला अवयव 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका फिर 2 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समुच्चय में अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं, तो चूँकि दो बार आ गया है इसलिए इसको एक बार ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 और 3। R का परिसर होगा, क्रमित युग्म का दूसरा अवयव होगा, तो यहाँ हो 4 4 5 और 5, दोबारा नहीं लिखते हैं उसी प्रकार से, तो ये हो जाएगा फिर 4 5। तो R का ये परिसर हो गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि R एक रिलेशन हो AB में सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B, तो R का प्रांत होगा A सेट ऑफ ऑल A होगा, माने सारा A होगा, सच दैट AB बिलोंग्स टू R। तो जो AB रिलेशन में होगा उसका जो पहला अवयव होगा वो प्रांत कहलाएगा। इसी प्रकार से R का परिसर हो जाएगा B सेट ऑफ ऑल B सच दैट AB बिलोंग्स टू R। तो R में जो AB होगा उसका दूसरा अवयव का समुच्चय जो है परिसर कहलाएगा और पहला अवयव का समुच्चय है प्रांत कहलाएगा। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R का प्रांत इक्वल टू R के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटक का समुच्चय और R का परिसर लिख सकते हैं R के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक का समुच्चय। तो पहला घटक जो है प्रांत होगा और दूसरा घटक द्वितीय घटक परिसर होगा, रेंज होगा। ये अब क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी हम क्वेश्चंस लेंगे जिसके द्वारा ये और क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग, तो अगला कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं संबंध का सहप्रांत, कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। तो माना समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध R है, तो
समुच्च B को संबंध R का सहप्रांत कहा जाता है, कोडोमेन कहा जाता है। फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। A इक्वल टू है 1 2 3, B इक्वल टू है 2 4 5 तथा A से B में संबंध R इक्वल टू है, तो R का प्रांत हो जाएगा, पहला अवयव होता है तो ये 2 3 और 2 रिपीट है तो ये होगा 2 3, परिसर हो जाएगा, सेकेंड अवयव होता है तो 4 2 5, 2 4 5, सहप्रांत हो जाएगा समुच्च B, तो ये सहप्रांत हो जाएगा 2 4 5। तो अभी देख सकते हैं कि परिसर और सहप्रांत बराबर है। वास्तव में यदि R समुच्च A से समुच्च B में एक संबंध हो तो D सबसेट होता है A का, R सबसेट होता है B का तथा C सबसेट होता है B का। यहाँ D प्रांत डोमेन को व्यक्त कर रहा है, R परिसर रेंज को व्यक्त कर रहा है और C सहप्रांत कोडोमेन को व्यक्त कर रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर ज्ञात करें। ए नंबर में है एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू n, x लेस देन 5 तथा y इक्वल टू 5। बी नंबर में है x1 by x सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 4, x प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए नंबर में दिया है रिलेशन R जो है इस तरह से है कि एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू n, x लेस देन 5 एंड y इक्वल टू 5। तो इसमें एक्स वाई का जो हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे इसमें y हमेशा 5 रहेगा। ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा अगर आप पिछला वीडियो को अच्छे से देख चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त संख्या में उदाहरण दिए हैं। तो हमको एक्स वाई का क्रमित युग्म लिखना है इस तरह से कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और x 5 से कम होना चाहिए और y सब के लिए 5 होगा। तो यहाँ पहला प्राकृतिक संख्या है 1 और ये y तो 5 ही होना है। दूसरा प्राकृतिक संख्या है 2 और y 5 ही होना है। तीसरा प्राकृतिक संख्या है 3 और y तो सब के लिए 5 ही होगा। अगला प्राकृतिक संख्या होगा 4 और 5। अब यहाँ देखिए 5 5 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि x 5 से कम ही लेना है, x 5 से कम ही है और x प्राकृतिक संख्या है, तो यही हमारा रिलेशन हो जाएगा। तो इसका प्रांत लिखेंगे, R का प्रांत पहला अवयव का समुच्च होगा तो 1 2 3 और 4 होगा। इसका पहला अवयव 1 2 3 4। R का परिसर लिखेंगे, दूसरा अवयव का समुच्च होगा तो ये होगा सिर्फ 5 है, तो ये इसका परिसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर में, R है x1 by x सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 4 तथा x एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें भी
हमको x और 1/x का ऑर्डर पेयर बनाना है। x 0 से 4 के बीच होगा तथा x प्राकृत होगा। तो सबसे पहले 1 ले सकते हैं, तो 1 ये और 1/1 हो जाएगा। 2 ले सकते हैं और ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/x करना है। ये y के बदले है और ये x तो है ही x के बदले। अगला 3 ले सकते हैं, क्योंकि 4 तक है, तो 3 और 1/3 हो जाएगा। लेकिन 4 नहीं होगा, क्योंकि x 0 से 4 के बीच ही है। तो अब यही हो जाएगा r। तो r का प्रांत जो है हमारा वो हो गया 1, 2 और 3, और r का परिसर हो गया 1/1 1 हुआ, ये 1/2 और ये हो गया 1/3। यही आंसर हो गया। अब एक प्रश्न आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। माना r इक्वल टू XY such that x y belong to n तथा x प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 10। तो r का प्रांत एवं परिसर ज्ञात करें। ये आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। माना संबंध r सभी प्राकृत संख्याओं n के समुच्चय पर a प्लस 3b इक्वल टू 12 द्वारा परिभाषित है। ज्ञात कीजिए एक नंबर में r, दूसरा नंबर में r का प्रांत और तीसरा नंबर में r का परिसर। अगर r हम क्रमित युग्म के रूप में प्राप्त कर लेते हैं तो हमको r मिल जाएगा। क्रमित युग्मों का पहला अवयव प्रांत हो जाएगा और दूसरा अवयव परिसर हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना रिलेशन इस प्रकार से है ए बी में, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n है तथा a प्लस 3b इक्वल टू 12 है। तो ए बी नेचुरल होगा और a प्लस 3b इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 3b इक्वल टू 12 है, तो a इक्वल टू होगा 12 माइनस 3b। अब हमको a भी नेचुरल चाहिए और b भी नेचुरल चाहिए, तो हम b इक्वल टू 1 रखते हैं। तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। इसीलिए 1 9 हमारा रिलेशन में होगा। b इक्वल टू 2 रखते हैं, क्योंकि हमको प्राकृत संख्या ही रखना है। तो b को 1 रखा, अब b को 2 रखेंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 इंटू ये हो जाएगा 6, इसलिए 2 6 भी रिलेशन में होगा। b इक्वल टू 3 रखेंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 इक्वल टू 9, इसलिए 12 माइनस यहाँ 9 होगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमको 3 बिलोंग्स टू r होगा ऐसा। अब अगर b इक्वल टू 4 रखते हैं, तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 4, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, और 0 जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू n, n नहीं है, इसलिए b इक्वल टू 4 नहीं हो पाएगा, क्योंकि b इक्वल टू 4 पर a बराबर 0 होता है, लेकिन 0 पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए b इक्वल टू 4 नहीं हो सकता है। अगर b इक्वल टू 4 नहीं होगा तो b इक्वल टू 5 भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए a इक्वल टू हो जाएगा
12 माइनस 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 15 इक्वल टू ये हो जाएगा -3। तो ये तो ऋणात्मक हो गया, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू n होगा, इसलिए b बराबर 5 नहीं होगा। इससे आगे भी कोई नहीं होगा, b बराबर 6 भी नहीं होगा, ये सब कोई नहीं होगा। तो देख लेते हैं कि हमारे रिलेशन में क्या क्या आया है। तो हमारे रिलेशन में आया है r इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए 192633, 192633, ये हमारा रिलेशन हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर यही है। दूसरा था r का प्रांत, तो ये पहला अवयव होता है क्रमित युग्म का, तो ये 1 2 3 हो गया। तीसरा था r का परिसर, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड अवयव, तो ये सेकेंड अवयव है 9 6 और 3। समुच्चय में क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 6 और 9। तो हम लोग रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग संबंध का निरूपण पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, तो संबंध को निरूपित कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये आज देखना है। माना समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध R हो, तो इस संबंध को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला है रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म। इस विधि में संबंध R के सभी क्रमित युग्मों को समुच्चय के रूप में लिखा जाता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। माना समुच्चय A में अवयव हैं 1 -1 5, समुच्चय B में अवयव हैं 1 4 9 और 25। माना A से B में रिलेशन R है, जिसका अर्थ है A² इक्वल टू B। तो ये हमारा रिलेशन है A से B में इस प्रकार से कि A का वर्ग करने पर B मिल जाए। तो हमको R इक्वल टू रोस्टर रूप में लिखना है। हमको क्रमित युग्म खोजना पड़ेगा। तो ये A का 1 लेंगे और इसका स्क्वायर करने पे B में 1 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 1। A का -1 लेंगे और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। A का 5 लेंगे, इसका स्क्वायर करने पर B में 25 है, तो ये हो जाएगा 5 25। यही हमारा रोस्टर रूप हो गया, ये हमारा रोस्टर रूप हो गया, रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम रिलेशन को क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिख दिए। अब दूसरा तरीका है संबंध को व्यक्त करने का, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। इस विधि में संबंध R को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। R इक्वल टू XY such that X belongs to A, Y belongs to B तथा X और Y के बीच का गुण या नियम। तो समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग इस रूप का प्रयोग करेंगे। जब इसे भी एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं।
माना समुच्च A है 1 2 3 4 5, समुच्च B इक्वल टू है 6 7 8 9 10। माना A से B में संबंध R 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। ये इस तरह से हमको रोस्टर रूप में है दिया हुआ, इसको हमको समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्च निर्माण रूप में इसको हम लिख सकते हैं कि R इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, तथा अब ये x और y का गुण लिखना है। तो ये देखिए x का जो अवयव है, A का जो अवयव है x, उससे 5 अधिक है B का अवयव, ये 6। इसमें देखेंगे तो इसमें भी 5 का डिफरेंस है, 5 अधिक है, इसमें भी 5 का डिफरेंस 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 है। तो ये हम लिख देते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू y। ये हमारा रिलेशन हो गया कि x में 5 जोड़ने पर y प्राप्त होता है। 1 में 5 जोड़ देंगे 6 प्राप्त हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ देंगे 7 प्राप्त हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ देंगे 8, 4 में 5 9 और 5 में 5 10। तो ये हमारा सेट बिल्टर रूप हो गया, समुच्च निर्माण रूप। तीसरा नंबर में है तीर आरेख द्वारा बाय एरो डायग्राम। तो अब की बार हम तीर आरेख द्वारा संबंध को दर्शाएंगे। इस विधि में R के अधीन समुच्च A के अवयव x को समुच्च B के अवयव y से तीर द्वारा मिलाया जाता है। एग्जाम्पल में माना A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 5 6 7, तथा A से B में रिलेशन R इस तरह से परिभाषित करते हैं कि ये हो गया 1 6 2 7 और 3 5, इस तरह से। तो हमको इसको तीर आरेख में दर्शाने के लिए हमको पहले सेट बनाना पड़ेगा। तो ये एक A सेट है, दूसरा ये B सेट है। A सेट में 3 अवयव है 1 2 3, और B सेट में भी 3 अवयव है 5 6 और 7। A से B के बीच में रिलेशन है R, और इसको हमको एरो डायग्राम से दिखाना पड़ेगा। तो देखिए R में पहला ऑर्डर पेयर 1 6 है, अर्थात 1 6 से जुड़ा है, तो इसको 1 को 6 से मिला देते हैं। 2 7 से जुड़ा है, तो 2 को 7 से तीर द्वारा मिला देते हैं। 3 5 से जुड़ा है, तो 3 को 5 से तीर द्वारा मिला देते हैं। ये हमारा हो गया। यह चित्र हमारा एरो डायग्राम द्वारा संबंध को व्यक्त किया गया है। चौथा तरीका है ग्राफीय निरूपण द्वारा, बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस विधि में क्रमित युग्म के प्रथम अवयव को x अक्ष पर तथा क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव को y अक्ष पर दर्शाते हैं। अब x अक्ष पर अंकित बिंदु से y अक्ष के समांतर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। वर्टिकल लाइन
तथा y अक्ष पर अंकित बिंदु से x अक्ष के समांतर क्षैतिज रेखा खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन। जिन बिंदुओं पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उन बिंदुओं द्वारा संबंध निरूपित होता है। तो इस विधि में हमको कर्मित युग का प्रथम अवयव को x अक्ष पर खींचना है तथा कर्मित युग के द्वितीय अवयव को y अक्ष पर खींचना है। अब x अक्ष पर अंकित बिंदु से y अक्ष के समांतर ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन इस तरह इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, खींचते हैं तथा y अक्ष पर अंकित बिंदु से x अक्ष के समांतर, y अक्ष पर इधर x अक्ष के समांतर इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा खींचते हैं। जिन बिंदुओं पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उन बिंदुओं द्वारा संबंध निरूपित होता है। तो ये बिंदु मान लिया जाए कि यहाँ मिला तो ये एक संबंध को व्यक्त कर रहा है। अब एक उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। माना r इक्वल टू 1 2 2 3 2 2 1 3 एक संबंध है जो समुच्च A से समुच्च B में परिभाषित है। तो इस संबंध को ग्राफीय रूप में दर्शाएं। तो इसके लिए हमको x अक्ष बनाना पड़ेगा और y अक्ष बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। अब हम x अक्ष पर बिंदु अंकित कर रहे हैं 1 2 3 4। इसी तरह से y अक्ष पर भी कर रहे हैं 1 2 3 और 4। अब रिलेशन में 1 2 है तो x 1 है y 2 है, तो x 1 ये 1 का बिंदु है, इससे एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है, वर्टिकल लाइन खींचना है। तो ये हुआ। और y 2 है तो 2 से एक क्षैतिज रेखा खींचना है। तो ये 2 से एक क्षैतिज रेखा हुई और यह इस बिंदु पर मिली है। तो ये हमारा 1 2 को व्यक्त कर रहा है, संबंध के 1 2 को। दूसरा है 2 3। तो 2 से हमको ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना पड़ेगा। ये हमारा 2 से ऊर्ध्वाधर रेखा है और 3 से क्षैतिज रेखा खींचना होगा। तो ये हमारा 3 से क्षैतिज रेखा है। तो ये हो गया, ये व्यक्त कर रहा है हमको 2 3 को। और 2 2 को व्यक्त करने के लिए x2 और y2, तो ये बिंदु है 2 2। और 1 3 को व्यक्त करने के लिए ये हमारा 1 3 है। तो ये जो चित्र में दिख रहा है यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है।